हेलो स्टूडेंट, मैं आपका मैथ्स मेंटर लोकेंद्र कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारी इस क्लास में। तो बच्चों, दो लेक्चर हमने नंबर सिस्टम के बारे में ले लिए हैं। हमने स्टार्ट किया है बेसिक मैथमेटिक्स, जिसमें डिफरेंट पार्ट होने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट इज नंबर सिस्टम, उसके बाद हम आइडेंटिटीज एंड फैक्टर्स पढ़ेंगे, फिर हम एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे, फिर हम रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, पॉलिनोमियल का डिवीजन, और ऐसे एक लंबी लिस्ट है जिसको अपन बेसिक मैथमेटिक्स में कवर करने वाले हैं। तो बच्चों, पिछले दो लेक्चर में हमने क्या कवर किया कि यार नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या है, इनफाइनाइट को कैसे डील करना है, डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए तो हमें क्या करना है, और ये सब करते हुए हमने रैशनल नंबर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया था। अब अगर हम इससे आगे चलें तो आगे अब हमें क्या कवर करना है बच्चों? हमें कवर करना है कि यार रैशनल नंबर तो ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया। तो आज अपन रैशनल नंबर को थोड़ा सा और एक्सेलरेट करेंगे और उसके बारे में क्या बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए वो पता करेंगे, और साथ ही साथ में हम ब्यूटीफुल नंबर, इर्रेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन लेंगे। और इर्रेशनल नंबर के डिस्कशन में √2, √3 ये सब तो आप जानते ही हैं। एक और जो हमारा सबसे प्यारा दोस्त है पाई, जिसके बिना ना मैथमेटिक्स, ना फिजिक्स, ना केमिस्ट्री चल सकती है, उसका इंट्रोडक्शन लेंगे, उससे दोस्ती करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि भाई चाहता क्या है, इतना इंपॉर्टेंट तो है क्यों, तो वो बताएगा अपने बारे में, हम उससे बात करेंगे। तो बच्चों, आज के ऑब्जेक्टिव में हम करने क्या वाले हैं कि रैशनल नंबर जहां तक पढ़ लिया उससे आगे एक्सेलरेट करेंगे और इर्रेशनल नंबर से इंट्रोडक्शन लेंगे, जहां पर √2, √3, पाई, इन सब पर बातें करेंगे। और जब आप 10th क्लास से 11th क्लास में आते हैं तो मोर और लेस अगर हमसे कोई पूछता है कि यार इर्रेशनल नंबर क्या है, तो इतना ही बोल पाते हैं, √2, √3, √5, √6 या फिर पाई, या ज्यादा किसी ने बोल दिया तो कुछ वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग वाला एग्जांपल ले देगा, 1.04, 004, 0004, लाइक दैट। तो वो सब अभी अपन डिटेल में लेने वाले हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं कि यार इर्रेशनल नंबर का थोड़ा सा और एग्जांपल दो, और किस तरह के इर्रेशनल नंबर पॉसिबल होते हैं विदाउट यूजिंग स्क्वायर रूट, पाई हो गया और ये तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, और बताओ, तो पता नहीं हम बता ही नहीं पा रहे हैं। जबकि रियल नंबर इज अ बंच ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स, तो देयर आर इनफाइनाइट काइंड ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। तो अगर हम नहीं बता पा रहे, डेफिनेटली इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं हमारी समझ उसके बारे में इतनी अच्छी नहीं है। तो आज की बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास में उसी समझ को स्ट्रॉन्ग करेंगे। यार अगर नंबर ही फील नहीं करे तो मैथ्स तो फिर क्या ही है। तो अभी हमको समझना पड़ेगा कि यार ये जो बेसिक नंबर्स हैं ये रैशनल कैसे बिहेव करता है। मतलब केवल केवल डेफिनेशन नहीं कि यार मुझे आ गया पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है, पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, वो बात मैं नहीं कर रहा। फील आ रहा है क्या? फील, इर्रेशनल नंबर को बेसिकली आपने फील करा क्या? और दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम ये तो नहीं कह रहे कि रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर डायरेक्ट कोई पूछने वाला है आपसे एडवांस के एग्जाम में, लेकिन डेफिनेटली क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं कि वहां पर रैशनल और इर्रेशनल की बहुत प्रॉपर समझ होने से ही आप क्वेश्चन को ठीक से क्रैक कर पाओगे। अदरवाइज डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई एरर रह जाएगी। और जिन एग्जाम्स की हम बात कर रहे हैं वहां पर ऐसा तो है नहीं कि मेरा क्वेश्चन 90% राइट था। 90% राइट कुछ नहीं होता, 100% राइट ही राइट होता है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। तो वहां पर या तो आपको समझ में आ रहा है डी आंसर है या सी आ रहा है, आपने 90% सही किया, उसका कोई वैल्यू नहीं है। खैर, एग्जाम के नाम से मैं आपको डरा नहीं रहा, अभी एग्जाम बहुत दूर है, अभी जस्ट हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, लेकिन प्रिपरेशन सही रास्ते पर चले इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि नंबर्स को फील करना जरूरी है, पूरी मैथ्स को फील करना जरूरी है। रटोगे तो कब तक, और रट भी लिया और ढंग से फील नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है उतनी बढ़िया, तो जो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनेंगे हम उसको क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो हम सही पाथ पर चले, इसलिए हम हमेशा ही नंबर सिस्टम से ही चीजों को फील करके प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करते हुए पढ़ना चाह रहे हैं। तो ये सब बातें बच्चों आज हम करने वाले। उससे पहले कि मैं क्लास में आगे बढ़ूं, हम आपको बता दें कि ये ऑनलाइन क्लासेस हम जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं। हमारे कोर्स में आपको मिलेगा उन बच्चों के लिए जो 10th से 11th में आ रहे हैं, जेई मेंस एंड एडवांस की प्रिपरेशन कराई जाएगी। वो बच्चे जो 11th से 12th में आ रहे हैं, जेई मेंस एंड एडवांस की प्रिपरेशन कराई जाएगी। और जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं इस साल और एक साल ड्रॉप लेकर फिर से जेई मेंस या एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए बैचेस हैं। जैसा आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा सक्षम बैच, ये उन बच्चों के लिए जो 10 to 11th मूविंग है। उसके बाद द्रोणा बैच, ये उन बच्चों के लिए जो 11th से 12th में जाने वाले हैं। और उसके बाद यहां पर अटल बैच, ये उन बच्चों के लिए जो 12th पास इस साल कर गए हैं और 12th पास हो गए और 75% से ज्यादा परसेंटेज जिनकी आ गई है। अदरवाइज फिर बोर्ड, कुछ बच्चे उस चक्कर में फंस जाते हैं रिपीट करना या कुछ। तो बच्चों,
इन सभी बैचेस में हम लोग एडमिशन स्टार्ट करने वाले हैं हमारे कोर्स के थ्रू। मैं आपको हमारे कोर्स के इंपॉर्टेंट फीचर्स, इंपॉर्टेंट बातें, क्या ऐसा हम विशेष आपके लिए लेकर आए जिससे आपकी जो सक्सेस है उसको हम इंश्योर करेंगे, किस तरह से आपके सब्जेक्ट्स की जो समझ है उसमें आपको ग्रोथ दिलाएंगे और आप सब्जेक्ट से डरने की बजाय उनसे प्यार करने लगेंगे, और उस प्यार के साथ ही आप इतना अटैच होंगे सब्जेक्ट से, अंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़िया हो जाएगी कि डेफिनेटली आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। तो बच्चों, हमारे जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हमने लिखे हैं। यहां पर हमने एक बात लिखी है, डेली रिवीजन टेस्ट। इसको हम लोग डीआरटी के नाम से जानते हैं। तो डेली रिवीजन टेस्ट क्या है? देखिए बच्चों, हम आप पढ़ ही चुके हैं, जितना पढ़ोगे, अगर बच्चा कोई 11 से 12 में आ रहा है, और अगर कोई बच्चा 12 पास है तो वो तो बहुत अच्छे से समझता है, लेकिन जो बच्चा 10 से 11 में आ रहा है उसको भी ये समझना पड़ेगा कि 11 और 12 का सिलेबस जब हम जेई की तैयारी करते हैं तो वास्ट सिलेबस है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ्स भी है। और दूसरी बात क्या होती है कि यार इन सब का मुझे अलग अलग एग्जाम नहीं देना कि एक एग्जाम फिजिक्स का हो गया, एक केमिस्ट्री का, एक मैथ्स का, एक साथ पूरा एंटायर सिलेबस 11th एंड 12th, और उसमें तीनों सब्जेक्ट का एक साथ पेपर होता है। जेई मेंस का एक पेपर होता है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों पूछा जाएगा। एडवांस में एक ही दिन में 2 पेपर होते हैं, फुल सिलेबस के साथ, फुल सिलेबस एंड फुल सब्जेक्ट्स। तो ऐसे में जब तक हमारी प्रिपरेशन इस लेवल की नहीं है कि यार हम एक साथ पूरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के कंसेप्ट्स को होल्ड करके रख सकें, तब तक वो पेपर हम अच्छे से नहीं कर सकते। तो बच्चों, अब वो होल्ड कैसे होगा? देखो, बोर्ड के एग्जाम होते हैं या कोई और दूसरे एग्जाम होते हैं तो पता चला 5 दिन का गैप है, और एक बुक का, मतलब जैसे 12th मैथ्स का पेपर है, बस 11th नहीं पूछा जाएगा, फिजिक्स नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है, 12th मैथ्स, और पता चला 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, कई बार 8 दिन, 10 दिन तक का गैप होता है। तो वो इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है। तो यहां पर जिस एग्जाम की हम बात कर रहे हैं, पूरे सिलेबस को एक साथ होल्ड करते हुए एक्यूरेसी के साथ विद इन टाइम लिमिट अगर हमको अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, तो बच्चों यहां पर फिर बात आती है कि आपको बहुत ज्यादा मास्टरी होनी चाहिए अपने कंटेंट पे। अब अपने कंटेंट पर मास्टरी कब होगी? जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे। अब होता क्या है कि हम लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, हमने कोई मैथ्स की क्लास ली और फिजिक्स की और केमिस्ट्री की, और जब उन्हें पढ़ा तो हमको बोले मजा आ गया, सर ने शानदार पढ़ाया, ओहो, लेकिन और वो मजा चलता रहा, 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, 10 क्लास, 15 क्लास। आफ्टर 15 क्लास जब हम फर्स्ट क्लास से रिलेटेड कोई बात पूछते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड से फैड हो जाती है, वो उतना स्ट्रांगली हमें लर्न नहीं होती। तो ये एक गड़बड़ी, ये एक बेसिक मिस्टेक हम कह सकते हैं जो भी जेई एस्पिरेंट्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन में होती है। तो उस गड़बड़ी को दूर करने के लिए मेरे बच्चों हमने क्या इंट्रोड्यूस किया है? डेली रिवीजन टेस्ट। क्या मतलब हुआ सर इसका? डेली टेस्ट लिया जाएगा। सर डेली कैसे टेस्ट ले सकते हो? यस डेफिनेटली, जब भी हम हमारा कोर्स या क्लासेस स्टार्ट करेंगे उससे पहले 30 मिनट्स का एक टेस्ट होगा। इस टेस्ट में पिछले 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में जो भी आपको पढ़ाया गया उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और वो क्वेश्चंस आधे घंटे में फिजिक्स भी होगा, केमिस्ट्री भी होगा, मैथ्स भी होगा। तो ये इंश्योर करेगा डेली टेस्ट कि आपकी पिछले 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, क्या आप ठीक से पढ़ रहे हैं या कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो साथ ही साथ जैसे ये टेस्ट होगा 1 और 2 आवर्स के अंदर ही आपका रिजल्ट आपको ऐप पर दिख जाएगा। तो इससे क्या होगा बच्चों, आप अपनी ग्रोथ या फिर अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो उसको ट्रैक कर पाओगे। और जब तक अपन ट्रैक नहीं करते तो वी आर द ह्यूमन बीइंग्स, पता नहीं, मतलब सच्चाई कुछ और चल रही होती है, हम किसी और ही बात से खुश होकर टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो ट्रैक रख पाएंगे कि मंडे को मैं कहां था, ट्यूसडे को कहां था, लास्ट 10 दिनों में मेरी ग्रोथ कैसी है, लास्ट 15 दिनों में कैसी है, क्या ये अप टू द मार्क है या इसमें किसी और सुधार की गुंजाइश है, तो वो रख पाएंगे। दूसरा, इस टेस्ट से डेफिनेटली होने वाला है कि आप विदाउट रिवीजन क्लास में आ नहीं पाएंगे। आपको मालूम है टेस्ट होगा, फिर मेरे मार्क्स खराब आएंगे, फिर ट्रैक खराब होगा, फिर मैं डिमोटिवेट होऊंगा, फिर मेरा कॉन्फिडेंस डाउन होगा, फिर पापा कुछ कहेंगे, फिर मम्मी कुछ कहेंगे, फिर सर कुछ कहेंगे, फिर मैम कुछ कहेंगे। तो डेफिनेटली इन सब बातों से बचने के लिए हमारे ऊपर एक तरह का प्रेशर वर्ड तो मुझे काम में नहीं लेना चाहिए, एक डिसिप्लिन के लिए कुछ ना कुछ ऐसा बाउंडेशन होगा कि भाई ये तो करके ही सोना है, सुबह हमें टेस्ट देना है, डेली टेस्ट हो रहे हैं, तो एक जो आपका रूटीन है उसमें एक रिवीजन वाला पार्ट डेफिनेटली ऐड हो जाएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है जेई जैसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो हमारी कोशिश बस यही कि ऐसा ना हो कि हम आगे बढ़ते जाएं और पीछे की चीजें भूलते जाए। तो उस दुविधा से बचने के लिए, उस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए हमने डीआरटी जो है हमारे कोर्स के साथ अटैच किया है। तो डेली आपको अपनी क्लास स्टार्ट होने से पहले आधे घंटे का एक टेस्ट देना पड़ेगा जिसका रोज रिजल्ट आएगा, जिससे आप अपनी सक्सेस को, अपनी जर्नी को ट्रैक कर सकते हैं कि आप ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, कहीं सुधार की गुंजाइश है तो क्या कर सकते हैं। ठीक है,
जो भी आपको रोज पढ़ाया जाएगा उसके पीडीएफ नोट्स आपको डेली मिले जाएंगे, दिए जाएंगे। क्या फायदा होता है इसका, कई बार आप किसी कॉन्सेप्ट को बहुत गहराई इसमें सर के पढ़ाने के साथ साथ अपना कुछ थॉट चलता है, आप सोचने बैठ जाते हैं, या ऐसा कुछ भी, या आपने कुछ लिखा है बाद में आपको लगा कि यार ये मेरा आंसर तो वो नहीं आ रहा जो सर का आ रहा था, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो गई, तो सर ने जो लिखा है या मैम ने जो लिखा है उसके पीडीएफ नोट्स आपके पास होंगे, तो कभी इस तरह की किसी तरह की हेजिटेशन है, कहीं लग रहा है कुछ गलत कुछ सही, तो आप मैच करा सकते हैं जो आपने लिखा और जो सर या मैम ने बोर्ड पर लिखा था। इसके बाद बच्चों हम बात करें पेरेंट ऐप की। तो पेरेंट ऐप क्या है बच्चों, मैं हमेशा कहता हूं कि यार जब एक आईआईटी के लिए बच्चा या बच्ची तैयारी करती है या करता है, तो उसमें क्या पेरेंट का रोल होता है। आई थिंक पेरेंट सबसे ज्यादा कंसर्न होता है। मतलब टीचर के पास बहुत सारे बच्चे हैं और एक स्टूडेंट की एज ऐसी है कि वो अभी तो यहीं कुछ फाइट मार रहा होता कि आज मन नहीं कर रहा पढ़ने का, जबकि बड़े होने में पता चलता है कि मन करे नहीं करे जरूरी काम तो करने ही पड़ते हैं। तो पेरेंट को बहुत सारे बच्चे गाइड करने, स्टूडेंट अभी अपनी उसका लाइफ को लेके एक्सपीरियंस उतना अभी क्लियर नहीं है, वो अलग अलग बातों में घूमता है, कभी दोस्त का बर्थडे, कभी शादी, कुछ कुछ कुछ। तो आई थिंक जो सबसे ज्यादा कंसर्न एलिमेंट है वो तो पेरेंट है, उसको एक्सपीरियंस भी है और उसको एक बच्चे पे फोकस करना है, दो बच्चे अगर घर में है तो उस पर फोकस करना है, टीचर की तरह नहीं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को साथ लेकर चल रहा है। तो जो कंसर्न है, जो ग्रोथ है, जो गड़बड़ है, अच्छा पेरेंट के लिए तो एक बच्चा उसका सब कुछ है, तो उसके लिए तो सब कुछ वही। तो अगर आप देखें स्टूडेंट, टीचर और पेरेंट, इन तीनों के लाइफ में कुछ प्लस माइनस चेंजेस आएंगे अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट। सबसे ज्यादा इंपैक्ट और इफेक्ट एक पेरेंट पे होने वाला है, वही सबसे ज्यादा चिंतित भी है, वही सबसे ज्यादा परवाह भी कर रहा है। तो आपके और मेरे क्लास में मिल जाने के बाद अगर हम उसको बिल्कुल ही भूल जाए कि तू साइड में बैठा रहे भाई, एक साल बाद बताएंगा कि मैं सेलेक्ट हुआ या नहीं हुआ, तो ये तो बहुत गड़बड़ की बात है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो सबसे ज्यादा कंसर्न है, जो सबसे ज्यादा ध्यान रख सकता है, जो सबसे ज्यादा अपना डेडिकेशन डिवोशन शो कर सकता है इस प्रिपरेशन में, उसको अपनी टीम में शामिल कर लें। तो क्यों ना पेरेंट को पता हो कि रोज हम क्या कर रहे हैं, आज किसकी क्लास थी, क्या पढ़ाया गया, नेक्स्ट टेस्ट कब है, कल का शेड्यूल क्या है, हमारी कोई मीटिंग है तो वो कब हो रही है, ग्रोथ कैसी है, आज के डीआरटी में कितने मार्क्स आए, पिछले टेस्ट में क्या मार्क्स थे, रैंक क्या थी। यार जब वो जो पर्सन सबसे ज्यादा कंसर्न है उसको हम हमारी टीम में मिला लेंगे तो मानकर चलिए कि हमारी टीम बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो एक तो वो ऐप है जहां पर आप क्लासेस लेंगे, उसके अलावा एक और ऐप होगा जिसको अपन पेरेंट ऐप कहते हैं, और वहां पर ये सब इंफॉर्मेशन जो मैंने भी बोला वो पेरेंट के पास अवेलेबल होगी। तो ठीक है बच्चों, तो हम हमारी टीम को स्ट्रांग करना चाहते हैं। इसके बाद यहां पर एक वीकली डाउट रिजोल्यूशन हमारा इंपॉर्टेंट फीचर होने वाला है कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं डीआरटी में जो आपने दिया, मान लो कुछ क्वेश्चन आपको आए कि किसी कारण से कुछ क्वेश्चन अगर नहीं आए, इसके अलावा जो होमवर्क असाइनमेंट दिया जा रहा है वहां पर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है या आपके कोई और पर्सनल डाउट हो सकते हैं कि आप किसी और थॉट के साथ किस चीज को समझना चाह रहे हैं और आपने फील किया कि वहां पर कुछ दिक्कत है, तो वो वीकली डाउट रिजोल्यूशन डेफिनेटली एक पर्टिकुलर डे आपको दिया जाएगा जहां पर आप अपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के टीचर से अपने डाउट पूछ सकते हैं। इसके अलावा वन ऑन वन मेंटरशिप, ये क्या चीज है, जैसा मैं आपको बता ही रहा हूं कि यार ये प्रिपरेशन सिर्फ ऐसा नहीं कि मैथ्स की क्लास में बैठी और मैथ्स पढ़ लिया, फिजिक्स की क्लास में बैठे और फिजिक्स पढ़ ली। यहां पर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं, मतलब पता नहीं क्यों लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये सब्जेक्ट लर्निंग नहीं है, ये बहुत सारी सब्जेक्ट लर्निंग के अलावा मेंटल स्टेटस, प्रेशर हैंडल करना, कम टाइम में ज्यादा काम कैसे कर लेना, कैसे चीजों को मैं ऑप्टिमाइज करना, ये सब चीजें हैं। तो इस जर्नी के अंदर जब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो इस तरह की कई तरह की, अच्छा बच्चे के पास तो 2 ही साल है, वो इसको एक्सपेरिमेंट करके नहीं बिता सकता, तो डेफिनेटली उसको एक ऐसे मेंटर की रिक्वायरमेंट है जो उसकी प्रोग्रेस को, उसकी वर्किंग स्टाइल को देखकर बता सके कि बेटा तुम इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हो और अगर इधर जाना है तो इसके अंदर ये प्लस माइनस कर लो। तो एक मेंटर की रिक्वायरमेंट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ने के अलावा भी अपने डेली रूटीन को लेकर, डेली बिहेवियर को लेकर, अपनी ग्रोथ को लेकर, अपने सक्सेस, अपने फेलियर, किसी टेस्ट को लेकर डेफिनेटली आपको रहने वाली है। तो एक मेंटर जिसको सालों का अनुभव है वो आपको बता सकता है कि किस तरह के सर्कमस्टेंसेस में, किस तरह की सिचुएशन या किस तरह के बदलाव लाने पर आपकी जो ग्रोथ है या आपकी सक्सेस है वो एंश्योर होगी। लास्ट में लिखा जा रहा है फ्री ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। तो फ्री ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज से मतलब है बच्चों कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स हम एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करते हैं जो ओपन टेस्ट सीरीज होती है, मतलब कोई भी बच्चा उस टेस्ट सीरीज के अंदर ज्वाइन हो सकता है, तो उसकी एक सर्टेन फीस होती है। तो यहाँ पर करीब 20 टेस्ट पेपर होते हैं,
जिस भी एग्जाम के लिए आप अपीयर होना चाहते हैं, जेईई मेंस या एडवांस, उसके अकॉर्डिंग वो टेस्ट सीरीज डिजाइन की जाती है। लेकिन जो बच्चे इस कोर्स में हमें ज्वाइन करेंगे उनके लिए ये कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी पड़ेगी, उनके लिए फ्री है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, इसमें बिल्कुल आपको ज्वाइन होना ही चाहिए। बहुत फायदे की बात है, मॉक टेस्ट जस्ट बिफोर द रियल एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और साथ ही साथ हमें हमारी रैंक भी पता चलती है। जिस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट के साथ हम पढ़ रहे हैं वहां तो हमें साल भर से आइडिया होगा ही, लेकिन जब अपन ओपन टेस्ट सीरीज में बैठते हैं तो पता चला कि डिफरेंट 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 स्टूडेंट इस कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से जब जुड़ रहे हैं, तो उनके कंपेयर में हम कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या मुझे अपनी स्ट्रेटेजी को बदलने की जरूरत है, क्या किसी बदलाव की जरूरत है, या फिर मैं कंफर्टेबल हूं तो जिस सिचुएशन के साथ मैं कंफर्टेबल हूं उसको और स्ट्रांग कैसे कर लूं। तो ये सब चीजें हमको इस टेस्ट सीरीज के थ्रू जानने को मिलती है। तो आई होप द मैटर इज क्लियर कि हम आपको क्या अलग से हेल्प करने वाले हैं पढ़ाने के अलावा इस जर्नी के अंदर। ठीक है बच्चों, क्या मुझे अब और कहना है? मुझे ये कहना है कि यार हमने ये तो समझा, मतलब कुछ इस तरह की बात तो हम कर रहे हैं कि यार जैसे मैंने कहा कि यार 1/3 जो है वो 0.3 बार आएगा डिवाइड करके, मतलब देख सकते हैं। या फिर अपन ने कहा, मैंने आपको 1/7 करके बताया, तो 1/7 जो होता है वो क्या होता है, 0.14287 का बार। मतलब ये अपन देखें तो मतलब डिवाइड करके हम उसको डेसिमल फॉर्म में ला रहे हैं, आइदर दैट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। मैं केवल नॉन टर्मिनेटिंग नहीं कह रहा, मैं टर्मिनेटिंग भी कह रहा हूँ। ठीक है, तो डिवाइड करके हम इस फॉर्म में ले आएंगे। ठीक है, बढ़िया है, समझ में आ रहा है। अब अगर कोई, मतलब रिवर्स रिवर्स की बात कर रहा हूं, अब अगर कोई डेसिमल फॉर्म है और उसको मुझे पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है, अगर कोई डेसिमल फॉर्म है और उसे मुझे पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है बच्चों, तो अगर कि वो टर्मिनेटिंग है तब तो हमारा लाइफ बहुत ही सिंपल है। अगर कि वो टर्मिनेटिंग है फिर तो लाइफ बहुत ही सिंपल है। ठीक है कि नहीं है? मान लो ये नंबर है 73.2, ये डेसिमल फॉर्म हो गई। अब इसको अगर मुझे पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना है तो मैं ऐसे लिख दूंगा। तो इफ देर इज समथिंग टर्मिनेटिंग इन डेसिमल फॉर्म, तो मुझे उसको पी बाई क्यू फॉर्म में बदलना मतलब मेरे लिए बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, इजीली कर पा रहा हूं। यहां क्या करते हैं, अगर कोई चीज मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग वाली फॉर्म में है और फिर मुझे उसे पी बाई क्यू में बदलना है, मान लो मुझसे कोई कहता है कि मुझसे मान लो कोई कहता है कि कन्वर्ट 0.2 बार इन कन्वर्ट 0.2 बार इन पी बाई क्यू फॉर्म। अब कैसे करेंगे? तो यार ये बचपन में एक मेथड होता है कि हमने मान लिया लेट x इक्वल टू 0.2 बार, तो फिर 10x क्या हो जाएगा? मतलब x क्या है? x है 0.2222222। अब अगर मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, इसको अगर मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये क्या हो जाएगा? 2.2222। इसमें से मैं इसको माइनस कर दूंगा, तो इसमें से जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 10x माइनस एक्स तो हो जाएगा 9x, और यहाँ पर आ जाएगा 2.000। समझ रहे हो? 2 तो यहाँ आ जाएगा, फिर 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, और ये ऐसे आता रहेगा। इस तरह से x की वैल्यू हो जाएगी 2/9। तो दिस इज द प्रोसीजर। तो प्रोसीजर तो ये है। अब ऐसे देखो, अब ऐसे देखो कि ये बात हम याद ही रख लेते हैं। क्या याद रख लेते हैं? कि जैसे अगर 0.2 बार है ना, तो इसका आंसर आता 2/9। अब इसी जगह अगर 0.7 बार होता तो आंसर आता 7/9। ऐसे ही अगर अगर 0.3 बार होता तो आंसर आता 3/9। हम जानते हैं 3/9 मीन्स 1/3। तो अगर एक एक डिजिट रिपीट कर रही है, जैसे 2 तो 2/9, एक बार 9 नीचे आएगा। अगर एक से ज्यादा डिजिट रिपीट करती, मान लो कोई कह रहा 0.12 बार, तो 0.12 बार का आंसर आएगा 12/99। कैसे पता चला? सेम प्रोसीजर ऐसे करके देख लो तो आ जाएगा। जैसे मान लो 3 डिजिट रिपीट कर रही है 0.432 बार, तो फिर इसका आंसर आ जाएगा 432
बाय 999। ठीक है ना। और कुछ चैलेंजिंग कर सकते हैं क्या? मान लो इसको ले लो, मान लीजिए लिखा हो 0.16 बार, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, 1.6 बार डिवाइडेड बाय 10। देखना सही लिखा क्या गणित, मैथमेटिक्स से लगाई क्या, लिख सकते हैं क्या ऐसे? मेरे को कमाता है यार, बता देना, दे ऐसे नहीं, मेरे को कमाता है, तो देख लेना, तो सही लिखा है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे देख लूँ क्या, 1/10 1 + 0.6 बार। हाँ सर, तो इसको फिर मैं ऐसे देख लूँ क्या, 1/10 1 + 0.6 बार मतलब हो गया 6/9। तो 1/10 1 + 6/9 मीन्स 2/3, तो हो जाएगा 3 × 3 + 2 5, 5/3, और 10 पहले से तो 5/30, किसमें कन्वर्ट हो गया 1/6 में। अपन जानते हैं ना 1/6 को अपन ने ये लिखा था। तो ऐसे थोड़ी बहुत गणित लगा लेना यार। ट्रिक और स्टाइल ये वाली है कि जितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं उतनी बार 9 नीचे आ जाएगा। ठीक है, हाँ सर, सही है। ओके, अब वापस हमने ये देखा, हमने ये पाया कि अगर p/q फॉर्म का कोई नंबर है तो उसके दो ही रूप हैं, टर्मिनेटिंग, दूसरा टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसका मतलब इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि जो रैशनल नंबर होता है, जब p/q की फॉर्म में तब तो ठीक है, तो रैशनल नंबर को जब मैं डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो पक्का या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, और टर्मिनेट नहीं हुआ तो फिर वो रिपीट पक्का करेगा। ठीक है, आल्सो इसका मतलब इस ब्रह्मांड में, इस संसार में, इसका मतलब इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, इसका मतलब इस संसार में, इस ब्रह्मांड में क्या नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर्स भी एग्जिस्ट करते हैं? क्या कोई ऐसे नंबर भी होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो? ऐसे कोई नंबर भी एग्जिस्ट करते हैं? ऐसा भी कोई नंबर हो सकता है क्या? भाई अपन क्या कह रहे हैं, या तो टर्मिनेट हो जाएगा, और अगर टर्मिनेट नहीं हुआ तो रिपीट होगा। कोई ऐसा है क्या कि जो टर्मिनेट भी हो, रिपीट, टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट भी ना हो, ऐसा भी कोई नंबर है क्या? तो आंसर आ रहा है यस, ऐसे कोई नंबर होते हैं, यस। दोज नंबर्स आर कॉल्ड, those numbers are called irrational numbers. Those numbers are called irrational numbers. Those numbers are called irrational numbers. For example, मान लो मैं ऐसे कुछ लिख रहा हूँ 0.4, फिर 1, फिर 4 4, फिर 1, फिर 4 4 4, फिर 1, फिर 4 बार 4 एंड सो ऑन। तो ऑब्वियसली मुझे पैटर्न समझ में आ गया। अब ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, ये डिजिट इस वाले पैटर्न में आती रहेंगी, और ये रिपीटेड भी नहीं है। मतलब किसको रिपीट कहोगे, 4 1 को तो आगे 4 1 नहीं है, 4 1 4 को तो 4 1 4, फिर 4 1 4 नहीं, फिर 4 4 1 है। तो कोई भी एक पैटर्न लेकर जब आप आगे देखोगे तो सेम रिपीट नहीं कर रहा। तो ये एक ऐसा नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो बेटा मानकर चलो
इसको मैं P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकता। अगर मैं इसको P बाई Q की फॉर्म में लिख देता तो फिर या तो वो टर्मिनेट हो जाता, और अगर टर्मिनेट नहीं होता तो रिपीट जरूर करता। अब ना तो ये रिपीट कर रहा है ना टर्मिनेट हो रहा है, मतलब इरेशनल नंबर्स को हम कभी भी P बाई Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। एंड दिस इज इरेशनल नंबर, तो ये कभी भी P बाई Q की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे हम इसको। और क्या एग्जांपल है? और तो दुनिया भर के एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं ना बचपन में, √2 √3 एटसेट्रा, ये सब। तो ये सब क्या है? इररेशनल नंबर है। अरे बात समझ में आ गई क्या? तो या तो नंबर रैशनल है और जो नंबर रैशनल नहीं है वो इररेशनल है। रैशनल वाले नंबर्स को हम P बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जिनको P बाई Q की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं, ये वाले जो एग्जांपल होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, दोज आर इररेशनल नंबर्स। ठीक है, तो क्या याद रख लेना? फाइनली क्या याद रख लेना है? फाइनली दिमाग में क्या बैठ जाना चाहिए? फाइनली दिमाग में क्या बैठ जाना चाहिए? इसको हटा दे क्या, ये वाला हटा लेते हैं। तो बस हमने ये बोला, अभी तक क्या बोल दिया, मतलब क्या समझ लेना है? इरेशनल नंबर्स के बारे में क्या क्या खोपड़ी में आ जाना चाहिए? पहला, आए कहां से? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, दूसरा और क्या बोला इसके बारे में? कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q। P बाई Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और क्या बोल रहे हैं? एग्जाम्पल्स, और तो फिर एग्जाम्पल है बस। 0.4 1 4 1 4 4 1 एंड और √2 √3 एटसेट्रा। ठीक है भाई, तो ये हमारा एक इंट्रोडक्शन हो गया इररेशनल नंबर के साथ। और ये भी कह सकते हैं कि, ये भी कह सकते हैं, चलो, द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल, ऐसे नंबर जो रैशनल नहीं है। 5 तो रैशनल होता है, क्यों? 5/1 लिख सकता हूँ, P बाई Q फॉर्म का आ गया। तो मतलब ऐसे एग्जांपल दिया, तो जो भी नंबर आप बोल पा रहे हो और वो उस रैशनल की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहे हैं तो फिर वो रैशनल है। ऐसे नंबर जो रैशनल नहीं है वही फिर इररेशनल कहलाते हैं। और ये सब एग्जांपल है, तो चलो काफी 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 बोल दिया। नाउ एक बार फिर से, मतलब बेसिक से मतलब क्या हुआ? रैशनल को बहुत इन डेप्थ जाके समझा, जीरो वीरो वाली बातें सारी समझी। टर्मिनेट होंगे, और अगर टर्मिनेट नहीं होंगे तो फिर रिपीट होंगे। लेकिन कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं नंबर की जो ना तो टर्मिनेट होते हैं, ना ही वो रिपीट हो रहे होते हैं, और वो किसी के डिवाइड करने से नहीं आएंगे। ये सर लास्ट में क्या बोला आपने? सुनो, मुझे किसी नंबर के बारे में पता कैसे चलता है कि वो टर्मिनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये बताओ मुझे। मुझे किसी नंबर के बारे में पता कैसे चलता है कि वो टर्मिनेट हो रहा है या नहीं हो रहा? तो अपने बोला हम डिवाइड करके देखते हैं। तो डिवाइड कब करोगे? जब वो पहले P बाई Q की फॉर्म में होंगे। तो अगर Q 2 की पावर m 5 की पावर n फॉर्म का तो टर्मिनेट कर जाएगा, और उस फॉर्म का नहीं है तो टर्मिनेट नहीं करेगा पर रिपीट करेगा। तो मैं कह रहा हूं कि ऐसे नंबर जो ना तो टर्मिनेट हो रहे हैं ना रिपीट कर रहे हैं, तो वो पहले से P बाई Q की फॉर्म में नहीं लिखे हुए हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? जो पहले से P बाई Q की फॉर्म में हैं, अवेलेबल हैं, उस P बाई Q फॉर्म को जब मैंने कन्वर्ट करा डेसिमल फॉर्म में, डिवाइड करना शुरू करा, तो वो टर्मिनेट हो जाएगा अगर उसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म का है, और वो नहीं टर्मिनेट होगा अगर उसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म का नहीं है। तो अब जो भी होगा तो पहले वो P बाई Q फॉर्म होना चाहिए ना, पहले वो ऐसे होना चाहिए, फिर मैं देखूंगा कि जो डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म का है
या इस फॉर्म का है। अगर इसका हुआ तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, अगर इसका हुआ तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो जाएगा। अब वो नंबर अब वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, वो इनसे थोड़ी आएंगे। मतलब वो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो ही नहीं सकते ना। अगर वो पी बाई क्यू की फॉर्म में, फिर तो रैशनल हो ही गया। तो डिवाइड करके नहीं आ रहे, वो तुक्के में ही आ रहे हैं। समझ लो सर ये क्या बोल रहे हो आप। अरे सुन, डिवाइड करके तो या तो डिवाइड ये वाला होगा या ये वाला होगा यार। इरेशनल कैसा आ जाएगा? इरेशनल मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये कैसे आ जाएगा? ये नहीं आएगा। तो सर ये आया कहां से फिर? ये ऐसे मन से सोचा, मन से। ऐसे पी बाई क्यू को ऐसे किसी को डिवाइड कर करके नहीं लाया, ये मन से सोचा। सुनो देखो, यहाँ यहाँ ठहराव है बात का। हम जब भी किसी चीज को डेसिमल फॉर्म में सोचते हैं, तो अगर हम सोचेंगे ये फॉर्म आई कैसे, तो डायरेक्ट कनेक्शन दिमाग में किस बात से? पी बाई क्यू फॉर्म से। जब कोई पी बाई क्यू फॉर्म में अवेलेबल है, मैं डिवाइड करना शुरू करूंगा। डिवाइड करना जब शुरू करूंगा तो या तो टर्मिनेट हो जाएगा, और टर्मिनेट नहीं होगा तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। तो डिवाइड करने से डेसिमल फॉर्म आती है, पहले वो पी बाई क्यू फॉर्म होती है। ऐसा हमारे अनकॉन्शियस ब्रेन में फीड है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि डिवाइड करने से तो ये चीज आ ही नहीं सकती कभी। डिवाइड करने से या तो ये आएगी ये आएगी। इसका मतलब ये वाली जो फॉर्म है जिसको हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कह रहे हैं, जो इर्राशनल नंबर है, वो तो हवा में बन रही है। वो ऐसी बन रही है, हमने सोच लिया, तुक्का मार दिया। सर ऐसे तुक्के से तो कैसे भाई? ये वाला तो मैंने तुक्का ही मारा है। कुछ और चीजें हैं जो इरेशनल है, उनके बारे में अपन कुछ बात करते हैं। तो मतलब मैं अपने कन्वर्सेशन को इस डायरेक्शन में लेकर आ रहा हूँ कि यार आखिर ये इरेशनल नंबर बन कैसे रहे। मतलब अभी जो इससे पहले बोला, जो 4-5 पॉइंट बोले, वो फॉर्मेलिटी के लिए बोल दिए। ऐसे किताबों में ऐसा लिखा रहता है। अरे यार कहाँ चला गया मेरा पेज? किताबों में ऐसा लिखा रहता है इरेशनल नंबर, देखो देखो देखो, सुंदर सुंदर। हाँ, अपन भी रट्टा मार लेंगे। हाँ यार बात तो सही है यार। अबे इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी है। अखबार पढ़ रहे हैं क्या? मैथ्स पढ़ रहे हैं? ये तो इन्फॉर्मेशन है। आज ट्रेन ने खराबी आने से लेट चली। आज कोहरा ज़्यादा था इसलिए बसें रुकी रही। आज 10th क्लास बोर्ड का एग्जाम आया, 100% बच्चों के मैथ्स में 100% मार्क्स आए। ये जानकारी है। जानकारी जुटा रहा है क्या? मैथ्स पढ़ रहा है, ये तो जानकारी है। तो मेरा प्रश्न ये है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, अगर वो डिवाइड करने से पैदा नहीं हो रहे, तो वो पैदा होते कहाँ से हैं? एक तो आपने तुक्का मार दिया, और कुछ बातें। तो मैं क्या कह रहा हूँ यार, यहाँ पर और बातें करने की जरूरत है यार। इतनी आसानी से भागने से भला नहीं होने वाला। कुछ पेजेस खाली करते हैं, खाली पेज चाहिए अपन को। तीन पेज तो बहुत है, मजा आने वाला है बहुत। चलो ठीक है। ऐसे देखो, ऐसे देखो, मतलब क्या कर रहे हैं? ट्राई टू फील, वी आर ट्राइंग टू फील इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को फील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे देखो, जैसे लिखा हुआ √2। √2 क्या होगा? मतलब एक ऐसा नंबर, मान लो अगर 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 √2, आप ऐसे देखो ना, मतलब √2 क्या कोई पूछ रहा है, और अगर मैं जवाब दूं कि √2 इज इक्वल टू स्माइली, अगर मैं जवाब दूं √2 इज इक्वल टू स्माइली, अगर √2 का आंसर स्माइली है, तो मैथमेटिक्स में इस बात का सेंस क्या हुआ? अर्थ क्या लिया इसने? इसने अर्थ ये लिया, इसका अर्थ ये हो गया कि जब आप स्माइली का स्क्वायर करोगे तो आपको 2 मिलेगा। अरे सही है क्या? स्क्वायर रूट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ स्क्वायर। अगर स्माइली का स्क्वायर 2 है, तो 2 का स्क्वायर रूट स्माइली है। स्क्वायर रूट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट 2 अगर स्माइली है, तो स्माइली का फिर से स्क्वायर कर दूंगा तो 2 बन जाएगा। ये ठीक है। तो मेरा √2 का जो भी आंसर आएगा, मेरा √2 का जो भी आंसर आएगा, वो एक ऐसा नंबर होगा जिसका स्क्वायर 2 आ जाएगा। कम समझ में आ रहा है? कम समझ में आ रहा है? सर कनेक्ट नहीं हो पा रहे। येलो, √16 अगर 4 है, इसका मतलब ये होगा कि जब 4 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 16। ये ठीक है? तो समझ में आ रहा है? तो √2 का आंसर जो भी आएगा, वो एक ऐसा नंबर आएगा
जिसका स्क्वायर 2 आ जाएगा। तो वी आर ट्राइंग टू फाइंड, बहुत 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 बेसिक पे आ जाओ, बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू फाइंड ए नंबर whose square is 2। वी आर ट्राइंग टू फाइंड ए नंबर whose square is 2। एक ऐसा नंबर ढूंढने की हमारी कोशिश है, एक ऐसा नंबर हम ढूंढना चाहते हैं जिसका स्क्वायर 2 आ जाए। चलो मारो तुक्का, मारो तुक्का। मतलब सपोज करो मेरे नंबर लाइन को से वर्टिकल बना दिया, ऐसे घबराना मत मेरे शब्दों से, वर्टिकल मान लो ये √2 की वैल्यू जो आनी चाहिए, किस नंबर का स्क्वायर 2 हो सकता है, विचार करो। तो मैंने चेक लगाया, क्या वो 1.5 है? तो 1.5 का स्क्वायर होता 2.25। थोड़ा कनेक्ट होना बेटा मेरे साथ, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। 1.5 का स्क्वायर होता 2.25, तो 1.5 तो √2 नहीं है। √2 तो एक ऐसा नंबर होगा जिसका स्क्वायर 2 आ जाएगा। √2 तो एक ऐसा नंबर होगा जिसका स्क्वायर 2 आ जाएगा। तो 1.5 तो नहीं है, क्योंकि 1.5 का स्क्वायर तो 2.25 आ रहा है। तो मुझे बताओ 1.5 √2 से बड़ा हुआ या छोटा हुआ? √2 का स्क्वायर क्या आएगा? 2। और 1.5 का स्क्वायर क्या आ रहा है? 2.25। √2 का आएगा 2, 1.5 का 2.25। तो 1.5 जो है वो √2 से बड़ा हो गया, वो यहाँ कहीं है, ऊपर की तरफ कहीं है। ऐसे बना देता हूँ कुछ। तो अपन क्या करते हैं, अपन छोटा कर लेते हैं। 1.5 अगर बड़ा है, मुझे √2 चाहिए, तो मैं छोटा कर लेता हूँ। तो मैंने कर दिया 1.4 का स्क्वायर। तो 1.4 का स्क्वायर आता है 1.96। तो 1.4 का स्क्वायर तो 1.96 हो गया। मुझे तो 2 चाहिए था, मतलब 1.4 इसके नीचे कहीं है। 1.4 का स्क्वायर 2 नहीं आ रहा, 1.4 का स्क्वायर तो 1.96 आ रहा है। तो 1.4 नीचे कहीं है। अब 1.4 तो √2 से छोटा है, 1.5 √2 से बड़ा है। √2 इज ए नंबर हुज स्क्वायर इज 2, बट 1.4 का स्क्वायर 1.96 है, 1.5 का 2.25 है। तो √2 बीच में कहीं है। अरे कनेक्ट कर रहे हो क्या? तो फिर क्या करा सर, अपन ने क्या करा, 1.414 का स्क्वायर कर लिया। तो 1.414 का स्क्वायर करो, कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, ठीक है ना? क्यों कर रहे हो सर कैलकुलेटर से? मेरी मर्जी। अबे सर एग्जाम में तो अलाउ नहीं है, तो तू देना एग्जाम, मेरे को तो पढ़ाने दे। 1.414 इंटू 1.41, हाँ 1.41 इंटू 1.41, ये आ रहा 1.9881। ये तो फिर 2 से छोटा रह गया, मतलब 1.41 भी √2 से नीचे कहीं है। समझ लेना बेटे, जिसने समझ लिया उसकी नदिया पार है। नदिया नहीं, नैया, उसकी नैया पार है, जो फंस गया वो फंस जाएगा। चलो तो 1.41 तो छोटा रहेगा, तो 1.42 कर दूं? अरे देखना भाई देखना, 1.42 कर दूं क्या? देखो देखो, ओ हो 1.42 इंटू 1.42, तो ये आ गया 2.0164। तो ये तो 2 से बड़ा आ गया, मतलब 1.42 तो ऊपर है कहीं, इससे बड़ा है। अरे मम्मी तो नहीं है आसपास है? चुपचाप पढ़ रहा है ना, चुपचाप से। मम्मी देख ली, बोले मैथ्स के टीचर कैलकुलेटर से पढ़ा रहे हैं, मम्मी थोड़ी समझेगी तू क्या पढ़ रहा है, रैशनल रैशनल। देख लो, मम्मी नहीं होनी चाहिए, चुपचाप से पढ़ना। चलो अब 1.42 तो बड़ा हो गया, तो छोटा करूं। अब देखो 1.41 तो छोटा है, नीचे है, 1.42 बड़ा हो गया, तो असली आंसर क्या आएगा? इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या ले लूं, 1.415 ले लूं क्या? यही होता है क्या इनके बीच में? अरे होशियार हो कि नहीं हो तुम? 1.415 इंटू 1.415, 2.00225। आ गया क्या समझ में? तो ये क्या हो गया, ये तो 2 से बड़ा हो गया, तो ये बड़ा हो गया, तो ये तो बड़ा आ गया इधर।
तो 1.415 तो बड़ा हो गया। मुझे हंसी इसलिए आ रही है, मैंने अभी एक वीडियो बनाया है 10 कॉमन मिस्टेक्स इन प्रिपरेशन ऑफ जेई। तो उसमें पहला वीडियो मतलब पहला जो कॉमन मिस्टेक्स में पहली मिस्टेक मैंने ये रखी कि डू नॉट बोरो द ड्रीम ऑफ अदर। किसी और ने अगर सपना देखा है जेई का तो उसको देखे देखे तुम मत चालू जाना कि मैं भी जेई करूंगा। तो ऐसा कुछ सपना उधार लेके बैठा हुआ तो उसका सिर दुख जाएगा, सर करना क्या चाह रहे हैं। तो ऐसा कोई बैठा तो नहीं है, देख लो, ऐसा तो नहीं बैठा कोई। सर हमको तो समझ में आ रहा है, बेटा तेरे को आ जाएगा वो तो जिसको नहीं आ रहा उसकी बात करो, तेरे को तो आएगा ना। और पढ़ा रहे इतनी मेहनत से तो समझ में क्यों नहीं आएगा। चलो तो 1.415 बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो ये बड़ा हो तो छोटा करते हैं। तो छोटा करके इसको कर दिया 1.414 का स्क्वायर क्या आएगा, छठा नंबर। ओ हो चल भाई चल, क्या करना है 1.414। अरे ये तो छोटा रह गया यार, ये आ रहा है 1.999396, ये छोटा रह गया, इधर रह गया। बड़ा करो उसको, 1.4145, 1.4145 इंटू 1.4145, ये तो बड़ा हो गया यार। अच्छा मैंने ये क्या लिख दिया, तो मैंने ये क्यों लिख दिया, ये नहीं आएगा इधर, इधर तो नंबर आएगा ना। ये नंबर है 1.414, 1.414 छोटा रह गया था और 1.4145 बड़ा हो गया। क्या देख रहे हो, बहुत इतनी कैलकुलेशन क्या देख रहे हो भाई, क्या देख रहे हो। बड़ा रह गया, छोटा रह गया, बड़ा रह गया, छोटा रह गया, और हो क्या रहा है, पीछे डिजिट बढ़ते जा रहे हैं। अभी हम कहाँ तक पहुंच गए, 1.4, 1.5, 1.41, 1.42, 1.415, 1.414, 1.4145, अभी हम पहुंच गए 1.4145 पर। और ये सिलसिला जिंदगी भर चलने वाला है, कभी नहीं रुकेगा। हम हमेशा कोशिश करते रहेंगे कि हमें एक ऐसा नंबर मिल जाए जिसका स्क्वायर 2 होता है, होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। तो ये क्या, ये अप्रॉक्सीमेट, जितनी ज़्यादा पीछे चले जाओगे उतना ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट या एक्यूरेसी की तरफ बढ़ते जाओगे। तो बस ये चलता जाएगा। तो ये डेसिमल के पीछे जो डिजिट आ रही हैं ये कभी टर्मिनेट नहीं होंगी और कभी रिपीट भी नहीं करेंगी। तो वो जो मेरा प्रश्न था कि यार आप नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बनाओगे कैसे बिना डिवाइड किए, तो दिस इज द एग्जाम्पल, ऐसे बनेगा। समझ गएगा मेरी बात। 7/10 और 7/9 और 7/8 जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो पी बाई क्यू फॉर्म होगी। अब या तो वो टर्मिनेट करेगी या नॉन टर्मिनेट होगी, नॉन टर्मिनेट होगी तो रिपीट करेगी। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वो कैसे बनेगी, वो इस ऑपरेशन से बनेगी, इस तरह की चीजों से बनेगी। तो अब ये जो आ रहा, तो समझा, फील आया इरेशनल नंबर के बारे में, आया क्या। एक और जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक और आप ऐसे देखो कि 2 की पावर क्या लगाऊं कि आंसर 5 आ जाए। 2 की पावर क्या लगाऊं, अब जैसे मैं 2 लगाऊंगा तो 4 ही आया, फिर 2 को मुझे बढ़ाना पड़ेगा, 3 कर दूंगा तो 8 हो गया, मुझे तो 5 ही चाहिए। तो फिर मैं लगाऊंगा 2 की पावर 2.1, फिर देखूंगा 5 आ रहा है या 5 से छोटा आ रहा है। अगर 2 की पावर 2.1 5 से छोटी आ रही तो मैं पावर को बढ़ाऊंगा। तो मान लो मैंने कर दिया 2.7, 2.7 का स्क्वायर करके देखा, तो अगर 5 से बड़ा आ गया तो फिर मैं पावर करूंगा छोटी, फिर मैं 2.6 करूंगा, फिर मैं 2.67 करूंगा, फिर मैं 2.65 करूंगा, फिर मैं 2.634 करूंगा। लाइक दैट, जैसा भी कर रहे थे पिछले वाले एग्जाम्पल में है ना, मैं वहाँ बेटा पूरा वैसा मोबाइल लेकर और वापस पूरी कैलकुलेशन नहीं रिपीट कर सकता, करनी चाहिए मुझे, लेकिन हमें समय भी देखना पड़ेगा, अपने पास कोर्स लंबा है। तो एक मैंने करके बताया आपको, अब आप इसकी पावर्स को बड़ी छोटी, बड़ी हो जाए 5 से बड़ा हो जाए तो पावर छोटी कर देना, 5 से छोटा रह जाए तो पावर बड़ी कर देना, और इस पर काम करना। तो यू विल गेट अगेन ए नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। तो 2 की पावर क्या लगाऊं कि 5 आ जाए, तो ये जो पावर है, ये जो नंबर है, ये भी कैसा है, इरेशनल। सर वो होता क्या है, पता नहीं, मुझे नहीं पता, 2 पॉइंट समथिंग होगा, 2 पे 4 आ रहा है ना, और 3 पे तो 8 हो जाता है। तो 2.25731 9 7 8 ऐसे कुछ होगा। तो ऐसे कुछ होगा, तो 2 की कोई पावर जिससे 5 आ जाए वो भी एक इरेशनल नंबर। तो दिस इज माई सेकंड एग्जाम्पल टू प्रोड्यूस द इरेशनल नंबर। द फर्स्ट एग्जाम्पल वाज √2। सर स्क्वायर रूट निकालने का तो एक तरीका होता है, हमको 7th क्लास में 8th क्लास में हमारे सर ने पढ़ाया था, आप पता नहीं क्या कर रहे थे, इसका स्क्वायर उसका स्क्वायर। अब ऐसा तरीका, फील कहाँ से आएगी, वो तो मैथड हो गया ना, फिर मैथड मतलब खेल ले, फील मतलब मैथ्स की, फिर एडवांस का सवाल कैसे करेगा बिना फील के, होता नहीं है सवाल।
सवाल होता नहीं है, हम पढ़ के खूब जाते हैं, सवाल नहीं होता है। वो मैंने पिछली क्लास में बोला था, मोटी मैथ्स पढ़ जाते हैं, छोटी छूट जाती है, आंसर छोटी से आएगा, मोटी से खाली सवाल शुरू होता है। ठीक, अभी नहीं जाएंगे, फिर भाषण चालू हो जाएगा। तो दूसरा एग्जांपल दिया मैंने इरेशनल एग्जांपल का, इरेशनल नंबर कैसे प्रोड्यूस होगा। एक तीसरा एग्जांपल देता हूँ, शानदार वाला, शानदार जानदार। तीसरा एग्जांपल देता हूँ, शानदार जानदार। एक तराजू ले लो, ट्रॉइंग ट्रॉइंग। तराजू कैसी होती है, ये कुछ ऐसे पकड़ने का है, ठीक है, ये तराजू ले ली। अब क्या हुआ कि तुम गए बाजार में, तुम्हें लेना था एक वाटरमेलन। ओ, तुम्हें लेना था एक वाटरमेलन, तुमने लिया वाटरमेलन। तो वो ऐसे करके हेक्सागन शेप का वेट होता है ना, तो मान लो 5 kg का, 5 kg का एक वेट था, यहाँ पे तो रखा वेट, और वाटरमेलन का कलर लाना पड़ेगा यार, ओहो थोड़ा ज़्यादा हो गया, हाँ हाँ ये भी नहीं हुआ, हाँ 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 ये सही है। यहाँ पर रख दिया वाटरमेलन, लग रहा है कि वाटरमेलन, सर आलू लग रहा है, तू पागल है, तेरा पढ़ाई पे ध्यान नहीं है, वाटरमेलन आलू दिख रहा है तेरे को, बुलाऊंगे मम्मी को, वाटरमेलन है, ओहो चमकीला वाटरमेलन हो गया। ठीक है यार जो भी है, तो ये वाटरमेलन है। अब तूने लिया बेटा, कितना लिया, 5 kg। अब मुझे ढंग से बताना, ये जो 5 kg का वाटरमेलन है, तू लेकर आ गया, पैसे भी दे दिए 5 kg के, क्या ये सच्ची में 5 kg है? क्या बात कर रहे हो सर, क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा है। तू 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 बता मेरे को, ढंग से सोच के बता। हिंदी में बोलूं, अबे 5 किलो का तरबूज क्या सच्ची में 5 किलो का होता है? एग्जैक्ट 5 किलो है? नहीं सर, थोड़ा सा 5 किलो से ज्यादा होगा या 5 किलो से कम। क्यों? क्योंकि हमारा जो मेजर करने का तरीका वो इतना एक्यूरेट नहीं है। इस तरह से सोना तोलोगे क्या, सोना तोलोगे कैसे? नहीं सर, 10 ग्राम भी ऊपर नीचे हो गया तो बड़ा महंगा आता है, उसके लिए लाते छोटी सी तराजू, या वो इलेक्ट्रॉनिक वाला, जिससे, क्योंकि यार छोटे छोटे ग्राम की वैल्यू, तो उस पर ले जाकर उसको रखोगे ना तरबूज को, तो ये बताएगा कि यार ये जो है वो 5 kg नहीं है, ये है 5.197 kg। ठीक है, अब कोई गारंटी ले सकता है क्या कि ये 5.197 है? सर वो तराजू अच्छी होनी चाहिए, वो एरर होगी तो हम क्या करेंगे, नहीं तराजू की बात नहीं, तराजू की बात नहीं है, वो मशीन किस लेवल तक वेट करने के लिए डिजाइन है, केजीज में डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक, तो उसने नाप के दे दिया 5.197 में, और एक्यूरेसी वाली मशीन लेकर आया जो और माइन्यूट लेवल, जो भी और छोटा हो सकता है, क्या होते हैं ग्राम, मिलीग्राम, उससे छोटे कोई ग्राम, वो उस लेवल पर जाकर वेट कर सकता हो। तो अगर मैं ऐसी मशीन पे इसको रखूं जो पॉइंट के बाद केजीज को 6 डिजिट तक मेजर कर सकती है, तो अब आंसर 5.197 नहीं आएगा, अब आंसर आएगा 5.197,222। हंसी रहे ना मेरे पे, 222 कैसे आ जाएगा सर? ठीक है, तो वेट आएगा 5.197,438। हाँ अब सही है सर, तो आप खुद समझ रहे हो, अगर यहाँ पर कुछ ऐसी घटना घटी कि एक जैसे डिजिट आ रही है, मान लो मैंने तरबूज तरबूज तोड़ना शुरू करा 5.1, फिर छोटी मशीन में रखा 5.111, फिर और छोटी में रखा 5.1111, फिर और छोटी में रखा 5.11, फेंक दोगे तुम तरबूज की, जादुई मंत्र वाला है, तो ये क्या हो रहा है, 111 क्यों आ रहा है इसका वेट? तो अगर उसकी डिजिट, उसके वेट की डिजिट अगर रिपीट करेंगी, तुम फेंकने वाले हो उसको, पक्का फेंकने वाले हो, क्योंकि नेचुरली ये हो नहीं सकता। नेचुरली तो मैं जितना छोटी मशीन पे जाकर उस वाटरमेलन को वेट करूंगा, तो उसके आंसर कुछ ऐसे आएंगे 5.1972348। तरबूज को क्या मालूम, मुझे रैशनल नंबर बनना था यार, वो तो बढ़ गया। तो आप जितना अच्छी एक्यूरेट मशीन पे जाओगे, तो उसका जो वेट डेवलप होगा, दैट वेट विल बी द इरेशनल नंबर। अरे होगा कि नहीं होगा, बोल 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 बोल, अरे मान रहा है कि नहीं मान रहा है, अरे जान रहा है कि नहीं जान रहा है, ये है इरेशनल नंबर। अरे समझ में आया? तो फील आ रही है इरेशनल नंबर की, आखिर इरेशनल है क्या? इरेशनल नंबर एक ऐसा नंबर है जो कभी टर्मिनेट नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा, और उसको डेफिनेटली हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अरे समझ में आ गई क्या बात?
अरे जान लिया क्या, मान लिया क्या, कुछ गुदगुदी हुई क्या दिमाग में? है भाई? अभी तक गुदगुदी दो ही जगह होती थी, एक तो पेट में होती है गुदगुदी, छोटे बच्चे होते हैं तो, है ना, कोई भी कर देता है, ऐसे जाते थे, ओए चुन्नू मुन्नू क्या कर रहा है, गुदगुदी। फिर कहाँ होती है? मन में गुदगुदी होती है जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं। कोई बढ़िया सी चीज देख ली, छोटे बढ़िया साइकिल, ओह मन में गुदगुदी, ये साइकिल काश मेरी हो। फिर और थोड़े बड़े हुए तो किसी ने बाइक ली, मन में गुदगुदी, ओह काश ये बाइक मेरी हो। किसी के हाथ में कोई मोबाइल देख लिया, मन में गुदगुदी, ओह ये मोबाइल मेरा हो। है? अब हम जो मैथ्स पढ़ते हैं उससे पेट और मन में गुदगुदी नहीं होती, हम जो मैथ्स पढ़ते हैं उससे दिमाग में गुदगुदी होती है। तो दिमाग में गुदगुदी हो रही है क्या? कुछ पल्ले पड़ रहा है क्या? बोलो बोलो बोलो। हाँ। चलो, इतनी बातें करी, बढ़िया बातें करी, मजा आया। तीन तरह से इरेशनल नंबर को समझने की कोशिश करी, वो आपके सामने थे। वापस कुछ बेसिक बात पे लौटते हैं। बेसिक बात पर क्यों लौटेंगे? बोल बोल बोल, चुन्नू मुन्नू बोलो। बेसिक मैथ्स पे क्यों बेसिक बात पे क्यों लौटेंगे? अबे पढ़ी बेसिक मैथ्स रहे सर, बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं तो बेसिक बात पे तो लौटना पड़ेगा। हाँ यार, बात तो सही है तेरी, कभी कभी तो सही बोलता है। चुन्नू मुन्नू थे दो भाई, रसगुल्ले पे हुई लड़ाई, ये वाला गाना सुना क्या? पीछे से फिर मम्मी आई, दोनों के एक चपत लगाई, एक तू खा ले चुन्नू बेटा, एक तू खा ले मुन्नू बेटा। इससे क्या पता चलता है? जब भी कोई आदमी इस तरह की पोएम वोएम गा रहा हो तो समझ जाना उसके घर में छोटे बच्चे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, पढ़ते आ रहा है ना, थोड़ी गुदगुदी ज्यादा हो गई। पढ़ते हैं, क्या चल रहा था? हाँ, ये बताओ, आपने टेंथ क्लास में बहुत ज़्यादा इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल देखे होंगे। तो वो एग्जाम्पल क्या थे? जो थोड़े बहुत मैंने लिख दिए, रूट 2 रूट 3, और एक और शानदार वाला एग्जाम्पल होता है, पाई। और हाँ मेरे भाई, पाई, पाई भी होता है क्या इरेशनल नंबर? हाँ सर, हमारे सर ने बताया था पाई भी इरेशनल होता है, पाई भी इरेशनल होता है। मुझे डाउट है यार, पाई तो 22/7 होता है, तो अगर 22/7 हो गया तो फिर तो ये रैशनल हो जाएगा। कैसे कैसे? अरे पी बाई क्यू की फॉर्म आ गई ना, पी बाई क्यू की फॉर्म आ गई तो पी बाई क्यू की फॉर्म में तो रैशनल ही होगा ना। तो पाई अगर 22/7 है फिर तो ये रैशनल हो गया। तुम्हारे सर बोले थे इरेशनल है, बोले थे क्या? सो डियर डियर, प्यारे प्यारे होनहार बच्चों, जवाब ये सही है। तो सर ये पाई तो 22/7 होता ही ना, फिर 22/7 तो रैशनल हो गया। आप कह रहे हो रैशनल है, बेटा वो उसकी होती है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ये इसकी होती है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। जब वो पढ़ते हैं ना अपन मैंसुरेशन वगैरह, मैंसुरेशन मतलब एरिया निकाल रहे हैं सर्कल का, वॉल्यूम वगैरह चाहिए सिलेंडर कोन का, तो फिर पाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 22/7 ले लेते हैं। लेकिन हम नंबर सिस्टम जैसी कोई चीज़ पढ़ रहे होंगे, अगर हम नंबर सिस्टम जैसी कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो फिर तो अपन पाई को 22/7 नहीं ले सकते, हम उसको माइन्यूट लेवल पे जाके पढ़ रहे हैं तो फिर पाई इरेशनल होता है। अच्छा, तो 22/7 नहीं होता तो फिर क्या होता है? अप्रोक्सीमेटली होता है, तो क्या होता है? फिर होता क्या है? तो यार होता तो वही है, 3.142, फिर 8, और ऐसे मुझे याद नहीं डिजिट्स, मगर ऐसे आते जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ना तो टर्मिनेट होंगे ना सेम डिजिट आएंगे, हमेशा बदलते जाएंगे बदलते जाएंगे बदलते जाएंगे। अच्छा, ऐसे देखो बेटा कि मतलब ये क्या आएगा, उस पर तो मैं बात करता हूँ, इसको थोड़ा एक बार इस वाले एंड को खत्म करूँ। 22/7, अगर मैंने 7 को डिवाइड करा, 22 को डिवाइड करा 7 से, 7 3 जा 27, ये बच जाएगा 1/7। और 1/7 हम कई बार लिख चुके हैं अभी आज की क्लास में, तो या कल की क्लास में, 0.142857 का बार, तो अल्टीमेटली आंसर आ गया 3.142857 का बार। ये तो रैशनल नंबर है, तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली होती है, अप्रॉक्सीमेटली इतनी होती है, लेकिन ये खुद ये है नहीं, एग्जैक्ट तो वो कुछ और है।
तो ये जो पाई है इसने दुनिया में तबाही मचाई है। मतलब पाई को लेकर इतनी बातें, आज भी आप गूगल पर सर्च करो पाई, तो मतलब क्या क्या नहीं इसके बारे में डिस्कशन है। अभी मैं तो नहीं ज़्यादा बोल रहा, अभी काफ़ी बोल लिया मुझे ऐसा लग रहा है पिछली 2-3 क्लास में, तो मैं तो अभी मैथ्स पे बना रहूँगा। तो ये जो पाई है ना, ये सेलिब्रिटी नंबर है यार। पाई जो है वो सेलिब्रिटी नंबर है। वो चल जा अपना नंबर, अपना पिंक, अपना पिंक, अपना पिंक। हाँ, तो मेरे बेटे मजेदार चीज है पाई। ना दुनिया भर में इसकी पूछ है। पाई इज ए सेलिब्रिटी नंबर। दुनिया भर के मैथमेटिशियन जिनके भी दिमाग में छोटी सी भी गुदगुदी होती है मैथ्स को लेकर, वो पाई पर बात करने लगता है। अब देखो, सोचो, जानो, पाई पर खूब बातें हो रही हैं। तो जो भी थोड़ा बहुत भी मैथ्स में इंटरेस्ट रखता है वो इस पर बातें करने लगता है। पाई का जो डेवलपमेंट है ये फैसिनेटिंग है। पाई इज फैसिनेटिंग नंबर। मजा आ जाता है यार इसके बारे में बात करके, पढ़ाई करके। ठीक है ना, पाई से फैसिनेटिंग नंबर है। क्या आ कहां से रहा है? पाई इज, इतना भी मिस्टीरियस नहीं है ये, है तो सिंपल ही। पाई इज सिंपली रेशो ऑफ circumference and diameter of a circle। क्या आप बोल रहे हो सर, ऐसा क्यों है? बस चलते जाओ, देखो बड़ा मजा आने वाला है। ऐसे देखो, सुनना सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। मान लो मेरे पास एक ट्राइंगल है जिसमें ये एंगल 90 डिग्री है, ये 4 है, ये 1 है। ठीक है, तो ए, बी और सी, मान लो ऐसा एक ट्राइंगल है। क्या ऐसा ट्राइंगल हो सकता है कि ये 4 और ये 1 हो? क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पे 90 डिग्री हो सकता है। कैसे बनाऊंगा? पहले 4 की लाइन खींचूंगा, 90 डिग्री एंगल बनाऊंगा, वन लेंथ की बनाऊंगा, दोनों को मिला दूंगा, बन जाएगा ट्राइंगल। तो बन गया। तो ये जो ट्राइंगल मुझे नजर आ रहा है इसमें कुछ चीजें तो नोन है, मतलब जैसे साइड ए बी मुझे पता है 4 है, फिर मुझे पता है साइड ए सी 1 है, और मुझे पता है ए पर एंगल 90 डिग्री है। तो अब मतलब ये अगर चीज मुझे पता है तो मुझसे और क्या पूछा जा सकता है? मतलब ये यूनिक इन्फॉर्मेशन हो गई। अब मुझे क्या क्या पूछा जा सकता है? मतलब इसमें मुझसे कोई क्या क्या पूछ लेगा, या कोई को छोड़ो, मेरे दिमाग में कैसी गुदगुदी होगी कि यार मुझे क्या और पता चल जाना चाहिए, गिवन डेटा से मैं और क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो पहली गुदगुदी मेरे दिमाग में होगी कि यार मैं BC निकाल सकता हूँ, या निकालना चाहिए मुझे। फिर मैं सोचूंगा एंगल बी निकालना आना चाहिए मुझे। अगर मुझे ये जानकारी है मेरे पास तो मेरे को बी निकालना आना चाहिए। अभी मैं तुमसे नहीं कह रहा कि तुमको आता है कि नहीं आता, पर आना तो चाहिए ना। नहीं आता बात अलग है, हम सर्च कर लेंगे, खोज कर लेंगे, साइंटिस्ट बन जाएंगे, लेकिन अभी तो ये। और क्या निकालना आना चाहिए मुझे? एरिया। इसका मैं एरिया निकाल सकता हूँ क्या, बता सकता हूँ क्या? और मैं क्या बता सकता हूँ उसका? पैरीमीटर। तो मैं क्या कह रहा हूँ यार, बात सुनो। अगर एक फिगर ये बना हुआ है, थोड़ा भी ईमानदारी से हमने मैथ्स को कभी पढ़ा है तो ये क्वेश्चन हमारे जहन में आना जायज़ है। एरिया क्या होगा, पैरामीटर क्या होगा, ये लेंथ कितनी होगी, ये एंगल कितना होगा, करनी पड़ेगी ये बातें। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, सही कह रहे हो सर, ये तो करनी तो पड़ेगी। अगर ये पता तो करते ही ऐसे सवाल बनते ही हैं। ठीक है, अब सुन लेना ध्यान से, अब सुन लेना ध्यान से, अब सुन लेना ध्यान से, अब सुन लेना ध्यान से। ओहो, सेम कलर आ गया। ओहो, जाना ही नहीं जा रहा। एक और एग्जांपल। मान लो मेरे पास एक सर्कल है और ये उसका डायमीटर है। तो डायमीटर बड़ा लग रहा है आपको या सरकमफ्रेंस? डायमीटर बड़ा लग रहा है या सरकमफ्रेंस? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस ज्यादा ना, जो घूम रही है पूरी यार, डायमीटर सीधी लाइन है छोटी सी, तो सरकमफ्रेंस बड़ा है।
अप्रो फोकस करना जो बोल रहा हूँ। क्या लग रहा है आपको कि जो सरकमफ्रेंस है ये इस डायमीटर का कितना गुना होगा? हाँ, तो इस डायमीटर का डबल है क्या सरकमफ्रेंस? सर डबल से तो ज़्यादा है, तो ट्रिपल, 4 गुना, 3.5 गुना, 3.2 गुना। डायमीटर का कितना गुना करूं कि सरकमफ्रेंस आ जाए? इस डायमीटर का कितना गुना ये सरकमफ्रेंस है? ये जो एन है ये पाई है, इसका कितना, डायमीटर का कितना गुना सरकमफ्रेंस आएगा? मतलब जब मैं सरकमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड करूंगा तो जो नंबर आएगा वो पाई है। डायमीटर का कितना गुना, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द डायमीटर विल बी इक्वल टू सरकमफ्रेंस, तो दैट वो जो हाउ मेनी टाइम्स का आंसर है वो पाई है। तो यहां किसको ढूंढ रहे हैं? इसको। ये पाई, ये एन ऐसे लिखा हुआ था, तो ये थोड़ा सा ऐसे हो गया। सर क्या बात कर रहे हो, ऐसा हो गया? अरे तो देखना भाई, तो देख तो सही। फिर ये थोड़ा सा ऐसे हो गया। सर मजे ही ले लिया आपने, अरे रुक तू भाई। फिर ये थोड़ा सा ऐसे हो गया, और फाइनली ऐसा हो गया। इट इज पाई। ठीक है, अरे समझ में आई क्या बात? तो ये पाई है। तो ये हुआ पाई का जस्ट इंट्रोडक्शन कि पाई है क्या चीज। अभी एक छोटी सी चीज मिसिंग है। वो छोटी सी चीज ये है कि अगर मैं सरकमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड करूंगा तो पाई आएगा, लेकिन वो पाई इरेशनल क्यों है? सर वो तो हमको पता है पाई इरेशनल, रुक जा तू भाई, कंफ्यूज मत हो। अगर तेरे को आता है तो बहुत बहुत बधाई, मतलब मेरे बच्चे को कुछ आता हो तो इससे अच्छी तो मेरे लिए कोई बात हो ही नहीं सकती। बहुत बढ़िया। लेकिन अभी मैंने जस्ट ये बोला कि पाई चीज क्या है, फिर मैं बताऊंगा आपको कि कैसे कैलकुलेट करूंगा और कैसे पता चलेगा कि फ्री इरेशनल है। वो वाली बात अभी बाकी है। बच्चों नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले? आज हमने इंट्रोडक्शन लिया, हमने समझा, हमने बातचीत की, हमने दोस्ती की रैशनल नंबर इरेशनल नंबर से। फाइनली ये रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर बनके किस में कन्वर्ट होते हैं बच्चों, या किसका पार्ट है? ये रियल नंबर का पार्ट है। तो रियल नंबर को हम समझेंगे, रियल नंबर की वैरायटी। सर समझ तो ली सब वैरायटी। हाँ, अभी हमने एक एंगल से समझी कि यार नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, इन सबका जो बंच है वो मिलकर रियल नंबर हो गया। लेकिन रियल नंबर्स में अपनी भी कुछ खास बातें हैं, अपनी कुछ खास बातें इनके अलावा भी है। जैसे प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या है, ट्विन प्राइम क्या है, डिविजिबिलिटी, कौन नंबर कैसे डिविजिबल होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। प्रूव दैट प्राइम नंबर्स आर इनफाइनाइट, इस तरह की कुछ थ्योरम्स हैं कि प्राइम नंबर इनफाइनाइट होते हैं, हम ये कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरह की बातों पर अभी और चर्चा करना बाकी है। अभी हमने हमने मतलब नंबर्स को डिवीजन किया कि कुछ इस तरह के, कुछ इस तरह के, कुछ इस तरह के, ये हमने डिवीजन कर लिया और हमने एक रियल नंबर की दुनिया खड़ी कर ली। लेकिन एक एस्पेक्ट हो गया, कुछ और भी एस्पेक्ट होते हैं, डिविजिबल है या नहीं, 7 से डिविजिबल है क्या, 9 से डिविजिबल है या नहीं, कुछ इस तरह की बातें जो जनरल बातें हैं और हमें पूरी मैथमेटिक्स में हेल्प करती रहेगी। तो ये सब बातें मेरे बच्चों अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो मिलते हैं अगली क्लास में। और मैं जाऊं उससे पहले, जैसा कि मैंने आपको हमारे कोर्सेज के बारे में बताया था, सक्षम, द्रोणा एंड अटल, यहां पर इन बच्चों इसकी फीस मेंशन है। तो फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स को लगभग 50% का ऑफ दिया जा रहा है, और कोर्स की जो स्पेशल फीचर्स हैं वो सब मैं आपके साथ शेयर कर ही चुका हूं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर हमें विजिट कर सकते हैं कि हम चैनल पर क्या क्या, मतलब चैनल पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा। जो बात मैं आपको कम समय में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ वो डिटेल एनालिसिस आपको मिलेगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, कैसा पढ़ा रहे हैं, क्या कंटेंट है, क्या हमारी फिलॉसफी है स्टूडेंट्स को लेकर, स्टडी को लेकर, जेई प्रिपरेशन को लेकर, वो सब आपको देखने को मिलेगी। अगर आप इस कोड को स्कैन करते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर भी आपको डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट दिस कोर्स एंड अबाउट अस मिलेगी। हमारी डेडिकेशन, डिवोशन और जिस तरह से हमारा काम करने का प्रोसेस है उसको आप समझ पाएंगे, तो शायद ये आपको ज्यादा हेल्प करेगा हमें समझने के लिए। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।